हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आबिद खान आईटी वर्ल्ड विद रैपिड मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको आज जेल डिपार्टमेंट प्रहरी 2020 जो जगह निकली हैं उसके ऊपर मैंने आपको ये वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसमें पहले जो एग्ज़ाम हो चुके थे प्रीवियस ईयर की, जैसे 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसका मैं आपको 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है जेल डिपार्टमेंट प्रहरी कार्यपालिका रिक्रूटमेंट टेस्ट 2018 29 सितंबर 9 AM, यानी सुबह वाली शिफ्ट का 29 सितंबर का पेपर है ये। इसकी मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें आता क्या है, असल में होता क्या क्या है। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है टोटल, जिसमें 20 नंबर का मैथ होगा अपना, ठीक है। 20 नंबर्स का हिंदी होगा, 20 नंबर्स का सेकंड लैंग्वेज यानी इंग्लिश होगा, और 20 नंबर का आपका MP GK या ऑल इंडिया GK बोले हम, उसमें कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, MP GK से ज़्यादा आता है। आप देखोगे, आप देखो ये लिखा है मध्य प्रदेश शासन, इसमें भी सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, यानी MP से रिलेटेड ज़्यादा आता है। और अपना 5वां पार्ट होगा एक MP GS जनरल साइंस, ठीक है। तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको 5 पार्ट मिलेंगे और हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है रेलवे में दे देते हैं कि सब मिलना, कभी क्वेश्चन रीजनिंग का आ रहा है, कभी मैथ का आ रहा है, कभी साइंस का आ रहा है, तो इस तरीके से नहीं आएगा। इसमें डिवाइड रहते हैं, जैसे SSC वगैरह में रहते हैं, मैथ का पार्ट अलग, हिंदी अलग, इंग्लिश अलग, और ये सब पाँचों पार्ट आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको मैथ की एनालिसिस करवाएंगे, ठीक है। तो हम मैथ पार्ट पर चलते हैं। ओके, चल, जैसा कि आप देख रहे हो ये लिखा है टॉपिक जनरल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से आगे बढ़ रही है 356 किलोमीटर यात्रा करने के लिए आवश्यक समय ज्ञात करो। हमें क्या करना है, देखो हमारे पास स्पीड दी है, डिस्टेंस दी है, हमें पता है चाल बराबर का होता है दूरी बटे समय, या मैं यूँ कहूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, या मैं यूँ कहूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो इस टाइम पूछा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 356 अपॉन 16 का मुझे भाग देंगे तो 22 बार जाएगा, जैसे 16 दूनी 32, 3 36 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 22 बार। 22 सही, अब बचेगा क्या, 4 बटे 16, यानी आंसर हो जाएगा 22 सही 1/4। कितना हो जाएगा, 22 सही 1/4 आवर। अब हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन है, 1/4 नहीं है, तो 1/4 क्या होगा, जैसे 1/4 क्या होता है 1/4, यानी मैं यूं कहूँ अगर इसको मिनट में चेंज करोगे तो 22 इंटू 1/4, 60 का गुणा कर दो भाई, मिनट में चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे सभी ऑप्शन मिनट में हैं। अगर आपको लगता है 1/4 60 का करना है तो 15 मिनट हो गए, नहीं है तो आप ऐसे काटोगे, फिर क्या हो जाएगा, फिर 22 आवर और 15 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा हुआ है बाई H से बिंदु -6 -1 की दूरी क्या है। अच्छा आपने पढ़ा हुआ है, जैसे मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ क्या होता है। इसको बाई H बोलते हैं, इसको XH बोलते हैं, इधर भी X होता है, इधर भी बाई होता है, लेकिन इधर प्लस का मान होता है, इधर प्लस होता है, और यहाँ पे भी प्लस होता है, और इधर माइनस होता है, -X का मान लिखते हैं अपन, यहाँ पे -Y का मान लिखते हैं। यहाँ पे अगर वैल्यू लिखते हैं तो ये ओरिजिनल पॉइंट होता है, मूल बिंदु यहाँ से चलेंगे इधर 1 2 3 4 5 6, इधर चलेंगे ऊपर तो 1 2 3 4 5, इससे चलते जाएंगे, और इधर चलेंगे तो माइनस का मान होगा, -1 -2 -3 -4 -5, या मैं आगे लिखूँ -6, है ना। यहाँ आगे चलते रहेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस का मान होता है, जैसा कि आपको पता है। उसने पूछा है कि बाई H से बिंदु -6 -1 की दूरी क्या है। भाई ये बिंदु है कहाँ, पहले तो अपन ये देख लेते हैं। -6 ये क्या है, X, Y है,
एक्स कॉमा वाई है। ज़्यादा कुछ नहीं करना कि फॉर्मूला लगाना है, क्या कुछ सोचना है, कुछ नहीं। अपन ने देखा कि -6 कहाँ आएगा, x इजिकल टू -6 कहाँ आएगा, इधर आएगा, इधर यानी यहाँ पे होगा कहीं, यहाँ पे मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो यहीं पे कहीं होगा, है ना। यानी इस तरीके से इसको मैं यूँ मान लूँ, इसको यहाँ पे -6 यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये पॉइंट आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे, जैसे इसकी बात करें और एक आएगा इसके बराबर पे, इसके बराबर पे, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट अपना बन रहा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट बन गया, यहाँ पे -6, यहाँ पे -1, ऐसे यहाँ पे 2 के पास आ गया, यानी 1 के पास आएगा, यहाँ पे दूरी बन गई। अगर ये पॉइंट की, अब वो ये कह रहा है कि बाई एच से दूरी क्या है, तो बाई एच कौन सा है, ये है अपने पास बाई एच, है कि नहीं। अगर बाई एच ये है अपने पास, तो यहाँ से अपन दूरी नापेंगे, तो यहाँ से क्या होगी, -6, लेकिन दूरी हमेशा जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा -6 तो नहीं हो सकती ना। दूरी हमेशा यहाँ से अपन नापेंगे तो ये -6 है, यहाँ से बाई एच यही है। अगर ये -6 है तो यहाँ से अपन बाई एच से नापेंगे तो ये -6 है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होती है, प्लस में होती है। अपन ये नहीं कह सकते कि -6 किलोमीटर गया या -2 किलोमीटर गया या -4 किलोमीटर गया, तो दूरी हमेशा प्लस में आएगी, है ना। तो 6 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना इसमें, बाई एच से देखना है, इतना कितना गया, ये x पे 6 गया था, बाई 1 गया था नीचे। अब बाई एच से अब यहाँ से नहीं देखोगे, ओरिजिन से नहीं देखना, मूल बिंदु से देखता है तो फिर इस तरीके से बनता है ना, ऐसे बनता है इधर से। तो मूल बिंदु से नहीं देखना है, केवल ये देखना है प्लस का। तो दूरी हमेशा, जैसे आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई माइनस तो नहीं होगी अगर ऑप्शन आता है तो, लेकिन दूरी हमें कभी माइनस नहीं होती, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो की थैली में कितनी कैंडी बार होंगी। देखो भाई, एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है, 4 किलो की थैली में कितनी कैंडी बार होंगी, आप ये बताओ। 40 ग्राम, एक का मान कितना है, 40 ग्राम है। हमारे पास 4 किलो है, 4 किलो का मतलब क्या है, 4 kg का मतलब यानी 4000 ग्राम, है ना। अब एक का मान 40 ग्राम है तो 4000 में कितनी बनेंगी भाई, 4000 में कितने बनेंगे, 40 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 100, है ना। अगर मैं यूं कहूँ, इस तरीके से कहूँ कि भाई हमारे पास 1 किलो का एक पैकेट है ना। फिर मैं दूसरी बात ये कहूँ कि एक बोरी में 100 पैकेट हैं, 100 पैकेट हैं, तो क्या करोगे भाई, अगर 100 है, 1000 है या 10 किलो का है, अगर 100 पैकेट है मैं यूं कहूं, और एक किलो का है तो कितने पैकेट हो जाएंगे भाई, 100 पैकेट हो जाएंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पे एक 40 ग्राम का है और टोटल वजन कितना है, 4000 ग्राम, तो फिर कितने पैकेट होंगे, 100 होंगे। कैंडी बार का वजन एक का कितना है, 40 ग्राम है, और टोटल वजन कितना है, 4 किलो, यानी 4 किलो यानी 4000 ग्राम, तो 40 का भाग दे दिया, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, बेसिक है, कोई फॉर्मूला नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं है ना। पूरा सभी पेपर बताऊंगा मैं आपको बगैर फॉर्मूले के, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है ना। अब ये है चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कोई फॉर्मूला थोड़ी है ना, ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी बता देते हैं भाई 80 की स्पीड से अगर गाड़ी जा रही है तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी, उनको भी पता रहता है, बुजुर्गों को भी, है ना। देखो, यदि एक व्हेल शार्क प्रति 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो यह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मैंने अभी बताया था आपको कि चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटे समय, है ना। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय। हमारे पास क्या दिया है, देखो इसको भाषा को देखें, प्रति घंटे 5 किलोमीटर, इसका मतलब है 5 किलोमीटर 1 घंटे में चल रही है ना। ऐसे ना लिखते हुए वो ऐसे लिख दे, भाषा को इधर उधर चेंज कर देगा। 3 घंटे में कितना चलेगी, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इजिकल टू क्या होगा, चाल इंटू समय, है ना। तो चाल क्या है 5 इंटू समय क्या है 3, यानी 15 किलोमीटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, चाल इंटू समय क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। दूरी कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी, हाँ ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखा आपने, प्रति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करता है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। देखो, मैं ये कहूँ कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा, देखो एक तो ये कह दूँ मैं कि 40% पैदल जा रहा है, तो मैं पहले ये देख लूँ कि भाई 40% क्या है। तो हम ये देख लेते हैं 80 का 40%, 40 बटे 100,
है ना, 0 से 0, 0 से 0 यानी 32 किलोमीटर। यानी 32 किलोमीटर किससे जा रहा है, ये पैदल जा रहा है, पैदल, है ना। तो अब बस से कितना जाएगा, बस से फिर भाई 80 में से 32 घटा दो आप, क्योंकि क्वेश्चन में कहा उसने, क्या कहा, शेष बस द्वारा, यानी 32 अगर उससे गया पैदल तो फिर कितना बचा, 48 किलोमीटर किससे जाएगा, फिर वो किससे जाएगा, बस द्वारा, है ना। बस का मान कितना हो गया, फिर 48 किलोमीटर, जो कि आंसर है। या फिर मैं दूसरी बात ये कहूँ कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ 100% में होती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ 100% में होती है, अगर 40% अगर पैदल जा रहा है तो बचा कितना परसेंट, 60%। अगर 60% 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 80 का क्या होगा, 60%, 80 × 60/100 क्या हो जाएगा, 8 × 48। दूसरी बात, परसेंट निकालने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूं, जैसे कि कोई संख्या लिखी हुई है ऐसे 80 है, 800 है, तो इस 10% निकालने के लिए 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, और 1 अंक निकालने के लिए 1% निकालने के लिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। जैसे मैंने ये लिखा 40 लिखा, 10% क्या होगा, 4 होगा। जैसे यूं कहूं मैं 80 का 10% क्या होगा, 8 होगा। हमें निकालना था 60%, 10% अगर 8 है तो 60 क्या होगा, 8 × 48, तुरंत निकाल दो। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कहीं कोई पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है ये चीज़ें कि भाई 10% कितना निकाला है, 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दो, 8 × 48 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, 50 छात्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी अगर मैं एक सेब रख दूं ना, उसका मतलब है कि ये 50 छात्र हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे, है ना। 50 छात्रों को एक सेब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी दिखाया जा रहा है, तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेबों की आवश्यकता होगी। अब बताओ, एक सेब के लिए 50 छात्र है, तो 225 के लिए भाई 225 में भाग दे दो, क्योंकि कम होगा। किसका देना है, 50 का भाग। 50 का भाग दिया मैंने, 50 चौके 200, आधा और बचा, यानी 4.5, या यूं कहूँ मैं, काट लो भाई, 5 × 10 = 50, 5 से 5 चौके 20, 55 25, 10 का भाग दोगे तो 4.5, यानी 4.5 का मतलब क्या है, 4.5 सेब चाहिए, है ना। क्योंकि एक सेब से 50 छात्र रिप्रेजेंट हो रहे हैं, 2 से 100, 200 से 4, आधा और चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 4.5, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है ना। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है आपको तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं हमें, है ना। वैसे मैं बिल्कुल लेवल 0 से ले रहा हूँ, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसकी भी समझ में आएगा ये क्वेश्चन, है ना। और बेसिक ही क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है, तो उनको ज़्यादा घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ही बता दें तो वही बेटर है ना। और जो भी नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप कमेंट करें कैसा लगा वीडियो, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जो टॉपिक टफ हो, तो मैं लगता हो कि ये टफ है, ये नहीं आता, उस पर बताइए, मैं उस पर वीडियो इतना सरल डालूंगा, इतना आसान तरीके से बताऊँगा कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है ना, और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, यदि कुल 23,520 कैप्सूल हैं तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितनी पैकेटों की आवश्यकता होगी। हमने देखा एक पैकेट में 14 पात्र हैं, अगर ये एक पैकेट है तो उसमें कितने हैं, यानी एक पैकेट है अगर ये, तो इसमें कितना है, 14 पात्र हैं, 14 हैं ऐसे, ठीक है। इस तरीके से 14 बना लेंगे, और उसमें कहा है एक पात्र में 8 कैप्सूल है, अब इसमें भी 8 कैप्सूल है ना, इसमें 8 कैप्सूल। आप बताओ, एक में 8 हैं तो 14 में क्या होंगे, 14 × 8 होगा, फिर उसमें क्या होगा, x पैकेट होगा, तो किसमें क्या होता है, x पैकेट है इंटू। अब एक पैकेट में कितने पात्र हैं, 14 पात्र, क्योंकि ज़्यादा होंगे तो गुणा होता है, फिर एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं तो 8 का गुणा हो गया, फिर उसके बाद क्या है, 23,520, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल उसके बराबर हो जाएगा, है ना। लिखा हुआ है 520, हाँ ये 520 है, थोड़ा इसको देखें कितना लिखा हुआ है, ये 520। हमें क्या करना है, इसको काटना है केवल, यानी इसमें अपन को भाग देना है। अब भाग कैसे दे रहे हो, 8 का दे लो, 14 का दे लो, कितना भी जल्दी दे लो, 8 का दे देते हैं हम। 8 × 8 कितना बचे, सॉरी 8 दूनी 16, 16 3 8 4 3 4 3 7 75 हो जाएगा, 8 9 72, 3 32, 8 चौक 32 0। अब क्या है, 14 का भाग देना है, तो मैंने देखा 14 दूनी 28, 14 × 14 210, यानी कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210। कितना आंसर हो जाएगा अपना, 210, यानी पैकेटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 210, है ना। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 210 हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, केवल इंटू करना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये दिया हुआ है,
कि घन का इकाई का अंक क्या होगा। आप बताओ, ये संख्या दी है 69853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। आप ये बताओ, इसका मैं घन करूं, जैसे 69853 इसका मुझे घन करना है, यानी घन का मतलब होता है इसका 3 बार गुणा। 69853 इंटू 69853 इंटू 69853। अगर आप इसका गुणा करोगे, जैसे आप गुणा कर रहे हो तो क्या होगा, इकाई के अंक की पूछा है तो अपन इकाई के अंक की बात करें ना, 3 का इकाई के अंक 3 बार गुणा होगा। 3 तरह के 9, 9 3 27, 27 आएगा इकाई के अंक में, तो क्या हो जाएगा 7 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग में आ जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है, 3 तरह के 9 3 27, यानी 27 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो 27 आएगा, तो इकाई का अंक पूछा उसने, तो 7 आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें लिखा है चर सहित समीकरण का चयन करें। चर सहित यानी चर होना चाहिए, है ना। चर सहित समीकरण, अब समीकरण कौन सा है सही, आपको ये देखना है। 3 की पावर x है, ये x पावर है, ये देखेंगे आप p अपॉन 28, ये p बड़ा है, मान है कोई, ठीक है। 3 + 2x - 1, 3x + 2, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये चर सहित समीकरण है, यानी ये क्या है, 3 + 2x - 1 बराबर 0, है ना। 2x - 2 बराबर 0, तो है ना। तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 इधर जाएगा 3 आएगा, तो x की कोई वैल्यू होगी और एक समीकरण रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा होगा, चर सहित समीकरण किसको मानेंगे, 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ये समीकरण ही है, चर सहित यानी चर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, जैसे x² + 2x + 1 ना, तो ये 2 घात का समीकरण होता है चर सहित, यानी 2x + 1 ये 1 घात का समीकरण हो जाता है ना। तो ये 3 घात में 4 घात में बहुपद में आता है, तो वो चर सहित समीकरण कौन सा होगा, 3 + 2x - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। के किस मान के लिए रेखिक समीकरण 2x + 3y = 2k एवं 5x + ky - 2k अद्वितीय हल होंगे। तो आपको पता है अद्वितीय हल क्या होता है। अद्वितीय हल में आपको पता होगा कि जैसे मैं लिख देता हूँ a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, है। अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं है b2/b2, तो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल यानी कोई ना कुछ हल निकलेगा, ठीक है। जब तीनों a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तो अनंत हल होते हैं, है ना, अनंत हल होते हैं, ठीक है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ठीक है, ये होते कैसे हैं वो चीज़ें मैं आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि अद्वितीय हल कैसे होते हैं। जब रेखाएं, अद्वितीय हल पे क्या होता है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। अद्वितीय हल पे क्या होता है, रेखाएं इस तरीके से काटती हैं किसी न किसी पॉइंट पर, है ना। जब अनंत हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, एसएससी में पढ़ाता हूँ मैं। जब रेखाएं संपाती होती हैं, है ना, जब क्या होता है, जब अनंत हल होंगे तो रेखाएं एक ही पॉइंट से होके गुजरेंगी, इस तरीके से सभी पॉइंट बराबर होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। और जब कोई हल नहीं होगा तो रेखाएं पैरेलल होंगी, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगी, यानी ये जो पैरेलल होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, उसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, क्योंकि जब काटेंगी नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा। और जब ये एक ही पॉइंट पर होंगी, यानी एक ही दिशा में गुजर रही होंगी, इस पर रेखा क्या होगी, अनंत हल पे, अनंत हल पर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, संपाती होंगी एक दूसरे के ऊपर, यानी एक ही रेखा दिखेगी दोनों में। और अद्वितीय हल में क्या होता है, ये किसी न किसी पॉइंट पर काटती हैं, तब अद्वितीय हल बनता है। और जब ये कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो क्या होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन में कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, अनंत हल होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। इस तरीके से भी पूछ सकता है, नॉर्मल चीजें हैं ये चीजें, है ना। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं अद्वितीय हल की, इसके बारे में। तो हमें कौन सी कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2। हमने देखा a1 का मान क्या होगा 2 बटे a2 का मान क्या होगा 5 = हमने देखा b1 का मान क्या है 3 अपॉन फिर क्या है k। तो मुझे क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो k = क्या हो जाएगा, k का इधर गुणा होगा 5 का इधर होगा, तो k = हो जाएगा 5 × 3 = 15/2, है ना।
15 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो k का मान 15 बटे 2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन। जो समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि मैं अगली वीडियो जब डालूं तो उस पर विशेष ध्यान दूं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी आसानी से, है। जैसा कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि m -4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है तो m के लिए पूर्णांक लिखें। m के लिए क्या पूर्णांक होगा। देखो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए क्या होता है, फर्स्ट लास्ट को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। एक तो ये होता है कि मैंने क्या किया, -4 + 2 को बटे 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, -2/2 यानी -1, है ना। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। जब मध्य बिंदु होता है, मैं यूं कहूँ कि 1 से लेके और 9 तक कौन सा मध्य बिंदु होगा इनका, तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 2 का भाग देते हैं, यानी 10/2 यानी 5, है ना। तो मध्य बिंदु निकल आता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये तो मध्य बिंदु निकल आया, आपका आंसर हो गया, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ क्या कहाँ पे। जैसे अपन यहाँ से 0 से इधर चलते हैं और 0 से इधर चलते हैं, जैसे कि मैं अभी अच्छी बताया था, इधर +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, अपन यहाँ से चल रहे हैं 2 से लेके और कहाँ तक चल रहे हैं, -4 तक। तो मध्य बिंदु देखना है, कितना पॉइंट है इस पे, 1, देखो 1 और 2, है ना। इधर -1 पे क्या हो जाएगा, -1, और इधर से -4 से चलोगे आप तो 1 और 2, है ना। तो कौन सा बीच में हो जाएगा, -1 आपका बीच में हो जाएगा, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा। नहीं तो जोड़ के निकाल लो, नॉर्मल है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है उसको, है ना। कि अपन को ऐसा नहीं करना, इसको चित्र बनाना हो कि भाई समझना हो। एग्जाम में तो बिल्कुल तुरंत देखा, दोनों को जोड़ा, बीच का मान बता दिया, बीच का मान ही तो बताना है, इसमें और कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट, हाँ, 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करें। देखो 23.04 का वर्गमूल क्या होगा, हमें पता है, ये याद तो होगा नहीं आपको कि भाई याद है किसका है, या तो आप भाग विधि से निकालोगे या पॉइंट से निकालोगे, है ना। 23.04 का वर्गमूल जैसे मैं भाग विधि से निकालना बता देता हूँ, फिर एक ही स्टेप में बताऊंगा, है ना। तो मैंने देखा, देखो पॉइंट का होता है तो यहाँ से आगे चलेंगे, इधर पॉइंट के इधर जोड़ा बनता है, पॉइंट के इधर जोड़ा बनता है, तो पॉइंट के इधर जोड़ा बनेगा तो पूरा का पूरा जोड़ा बनेगा। इधर चलेंगे, कोई भी संख्या होगी, अगर मुझे वर्गमूल भाग विधि से निकालना है, डिवाइडेशन रूल से, इस तरीके से कोई संख्या लिखा होता, पॉइंट से इधर जोड़ा बनता है और पॉइंट से इधर जोड़ा बनता है, ये चीज रहती है। पॉइंट से इधर जाओगे, पॉइंट से इधर जाओगे, नहीं ना तो इधर से, है ना। पॉइंट के बाद यहाँ से जोड़ा, पॉइंट से इधर से जोड़ा, ऐसे जोड़ा बनाते हैं। तो मैंने देखा 3 का 9, 1 का 1, 2 का 3, 4 का 16, 5 का 25 ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 16 हो जाएगा। 16, 23 में से 16 गए तो 7, ठीक है, 4 ही जोड़ दिया मैंने, 8 हो गया। अब हम पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। अब मैंने 0 4 ले लिया। अब हमें देखना है कि 8 के बगल में 1 रखो, 1 से गुणा करो, इस तरीके से आपने बचपन में किया है, 1 रखो 1 से गुणा करो, 81 हो गया, 2 रखो 2 से। मैंने देखा कि 8 2 रखो, 8 8 64, कम से कम 64 से कम है, 8 7 8 8 72, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो कम से कम 8 के बगल में 8 रखो, 8 से गुणा करो। मैंने देखा 8 8 64 640 और 8 8 64, यानी 64 640 में 64 जोड़ोगे 704 हो जाएगा, है ना। तो कितना बार चला जाएगा, 8 बार चला गया, यानी 4.8 आंसर हो जाएगा आपका। कितना आंसर हो जाएगा, 4.8। ये तो हुआ बेसिक तरीका जो कि आप को सभी को आता होगा। दूसरी बात यह है कि इसको अपन जल्दी से करें। जैसे 4.8 कैसे निकालना है, मैंने बताया था 23.04। इसमें अपन को सीधा सीधा निकालना है कि कौन सा होगा। तो हमें पता है 4 कब आता है, 4 जब आएगा, 23.04 ही मान लूँ मैं, 4 कब आएगा, या तो मैं 8 का स्क्वायर करूंगा या 2 का स्क्वायर करूंगा, या तो इकाई का अंक 2 होगा या फिर 8 होगा, इन दोनों में से एक होगा। दूसरी बात, अब मुझे देखना है कि ये कहाँ है, ये देखो 4, ये इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यहाँ पे देखा हमने इन दो पॉइंटों को छोड़ के, 23.04 को छोड़ के मैंने देखा 23 को। 23 में क्या है, 4 से 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, है ना। तो 4 का स्क्वायर काम है तो मैंने 4 लिख दिया। अब मैंने देखा कि 16 है ना, ये 16 के पास में है या 25 के पास में है। अगर देखो 16 से कितना ज़्यादा है 7 और 25 से कितना कम है 2, यानी ये 25 के पास में है, यानी बड़ी संख्या के अगर पास में है तो बड़ा नंबर लिखेंगे, यानी 48। समझो क्या किया मैंने, 23.04 है, इसमें मैंने देखा कि ये 23 है ना, वो किसके पास है, बिल्कुल छोटा नंबर तो लिख लिया 4। अब मुझे 2 या 8 में से एक को चूज करना है। उसके लिए जिसके पास संख्या पास में होती है उसको लेते हैं। अगर बड़ी वाली की संख्या पास में तो 8 आएगा, छोटी वाले के पास में है तो 2 आएगा। मैंने देखा 16 से 23 कितना, 7 बड़ा है, 25 से 2 कम है, यानी 25 के पास में है, यानी बड़ी संख्या के पास में है तो 8 अंक आ जाएगा। ठीक है,
इसका बेसिक से देखने के लिए आप कमेंट करेंगे तो मैं वर्ग पर भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे एक ही स्टेप में आप वर्ग क्यूब सबको एक ही स्टेप में ले सकें, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर, अब देखो -5 किसका है, -2 इसमें से करोगे तो -7, -2 -7 -11, 6 -11, 6 में से -11 घटाओगे 6 -11 तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसका करोगे 7 माइनस और फिर -2 तो प्लस हो जाएगा तो 9 बन जाएगा, -3 और माइनस प्लस फिर एक बार और माइनस करोगे, -2 इसको लिखोगे तो 3 और 2 ये प्लस हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसका करोगे -2 और -7 तो -9 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, -5 वाला, यानी 6 -11 क्या हो जाएगा, -5 आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, एक समानांतर चतुर्भुज, इसमें दिया हुआ एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार के तदनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करो। समानांतर चतुर्भुज, है ना। तो समानांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या दिया है, ये जैसे ऊंचाई है कोई, ये यहाँ से ऊंचाई जैसे डालूं मैं इसमें ये ऊंचाई डल जाएगी, इसमें यहाँ से ये ऊंचाई हो जाएगी, जैसे यहाँ से डालूं मैं इसको, इसमें ये प्रॉब्लम, जैसे इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें एक ऊंचाई ये सीधी डलेगी, इसमें ये ऊंचाई h हो जाएगी, है ना। तो इसमें अगर इसको मैं h मान लेता हूँ, ठीक है, और एक ऊंचाई ये दी है 9 सेंटीमीटर, ये इधर से इधर डलेगी, है ना। अगर इधर से इधर डल रही है ये ऊंचाई तो ये 9 हो जाएगी, यानी 2 ऊंचाई हो जाएगी। और एक बेस है ना, एक बेस जो दिया है हमको, एक हमें पता नहीं है x है तो एक 9 है, ये बेस दिया है, ऊंचाई 8 दी है, इसने कितनी दी है, ऊंचाई h = अपन को 8 दिया है। तो जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का एरिया का सूत्र होता है, एरिया इजिकल टू होगा अपना, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसलिए, एरिया इजिकल टू होगा बेस इंटू हाइट, IGST, है ना, यानी आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई, एरिया के लिए आधार कितना दिया है हमारे पास, आधार हमारे पास देखो एरिया दिया है पहले तो 104, फिर हमारे पास आधार है नहीं, इसके लिए हम आधार निकाल देंगे, यहाँ से x मान लूँ या बेस निकाल लूँ, इंटू 8 लिख लिया मैंने, 8। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 का भाग दूंगा 13 × 104 यानी 13 आ गया, यानी हमारे पास ये आधार 13 आ गया और ये हमारे 9 है। तो यानी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगर 9 ये है तो 9 ये होगा, 13 अगर ये है तो 13 ये होगा। तो उसने पूछा परिधि, परिधि का मतलब होता है परिमाप या पेरीमीटर काउंट, यानी चारों तरफ की लंबाई क्या है। तो चारों तरफ की लंबाई की बात करेंगे अपन परिमाप की, परिमाप क्या हो जाएगा फिर 13 + 13 + 9 + 9, है ना, 13 दूनी 26 और 18 यानी 44, है ना, 44 सेंटीमीटर, जो भी मीटर में है सेंटीमीटर में है वो चीज़ें हो जाएंगी। क्या दिया अपन को, एरिया दिया, एरिया बेस इंटू हाइट होता है, ये सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, है ना, केवल आधार इंटू ऊंचाई, ये अपना समांतर चतुर्भुज का एरिया का सूत्र होता है। तो हमने बेस मान लिया आधार x, क्योंकि हमें निकालना था, एक तो दिया था एक बजाय इसके लिए निकालेंगे, जैसे इसको मैं 8 मान लूँ h को, तो आज मान क्या ले, उसमें दिया है 8, तो बेस इंटू हाइट यानी x = 13, यानी ये वाली भुजा आ गई 13, जब ये वाली भुजा अपने पास 13 आ गई तो ये कितनी हो जाएगी, फिर टोटल पैरामीटर 44 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन 6x² - 11x में x का गुणांक है। अब भाई x का गुणांक का मतलब होता है, जैसे मैं यूं कहूं x के साथ कौन है, तो कौन लिखा है 6y², तो गुणांक ही तो है ये, तो कितना हो जाएगा 6y², है ना। x का गुणांक पूछा है तो 6y² हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। गुणांक का मतलब गुणा में कौन है ना, ये है। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है, ड्रम को भरने के लिए और अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, तब ड्रम की क्षमता निर्धारित करें। आप बताओ, कोई भी चीज़ है, जैसे एक कोई चीज़ है, उसका 2/3 भरा हुआ है, तो शेष कितनी बचती है। अगर एक टोटल है 2/3 भरा हुआ है तो शेष कितनी बचेगी, तो क्या करते हैं 1 - 2/3, क्या हो जाएगा 1 - 2/3, यानी क्या हो जाएगा 1/3। यानी हमें पता है कि 1/3 का मान कितना दिया है 50 लीटर है, क्या दिया है 1/3 का मान कितना दिया है 50 लीटर है। हमें टोटल 1 का मान निकालना है तो 3 का गुणा हो जाएगा, 50 × 3 कितना हो जाएगा, यानी 150 लीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 150 लीटर अपना आंसर हो जाएगा, है ना।
या मैं यूँ कहूँ, ऐसे मान लेते हैं भाई 2/3 भरा है, भाई टोटल 3 है ना। टोटल अगर 3 है तो उसका 2 हिस्सा भर गया तो 1 हिस्सा खाली है ना। टोटल अगर 2/3 है, जैसे 2/3 है, मैंने 3 लीटर मान लिया तो उसका 2/3 भरा है, तो 3 से 3 गई यानी 2 भरा है, 2 भरा है ये वाला, और ये खाली है ना। तो खाली क्या है, एक खाली है, वो ये कह रहा है कि अधिक 50 लीटर की आवश्यकता है, यानी 1 लीटर का मान क्या है, 1 लीटर का मान ही तो 50 है, क्योंकि उसमें कितना जा सकता है 50 लीटर, यानी खाली क्या है 1, यानी 1 का मान 50 है, तो वो टोटल की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 3 का मान हो जाएगा 150 लीटर, है ना। अगर वो ये कहता है कितनी भरी हुई है तो अपन कह देते 100 लीटर भरी हुई है ना, 50 और आ जाता उसमें। तो इस तरीके से हो जाएगा ना। 2/3 का 1 में से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 हिस्सा आपके पास शेष बचेगा। हाँ देखो कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, बस मैंने देखा यहाँ से, देखो इसको सॉल्व करो, जैसे -3/2 इंटू 3/7 प्लस 5/2 इंटू 3/7। बॉड मास का रूल होता है BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, B फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, O फॉर ऑफ यानी काकी के, D फॉर डिवाइड यानी भाग, और M फॉर मल्टीप्लाई यानी गुणा, उसके बाद एडिशन जोड़ना और फिर घटाना। हिंदी में बोलते हैं का की के पुनः भाग करो, उस तरीके से। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ -9/14 प्लस 5×15/14। अब देखो 15 9 माइनस का अगर एलसीएम लोगे, वैसे 14 तो -9 प्लस 15 तो क्या हो जाएगा 6/14, यानी 2 से काट दूंगा तो 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। नॉर्मल है, आप देखोगे तो बेस समान है, बेस समान है तो ऊपर से घटा दो, 3 3 9 5 15, 15 में से 9 गया तो 6, 6/14 2 से कट जाएगा, 3/7 आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि ज़्यादा तुम्हें लिखना पड़े, है ना। अगर कैलकुलेशन आपकी फास्टली है, अच्छी कैलकुलेशन आती है, तो आपको इतना करने की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए बी तथा सी 3 संख्या हैं, ए का 1/3 बी है, सी बराबर 75 है जो कि ए से 30 अधिक है ना। उसमें बी ज्ञात करना है। तो देखो सी 75 दिया, उसने क्या कहा सी 75 है जो ए से 30 अधिक है, जो ए से 30 अधिक है, यानी इसका मतलब क्या है भाई, ए से 30 अधिक कौन है, सी है, सी। तो सी का मान क्या है 75, तो ए का मान क्या हो जाएगा 75 - 30 यानी 45, है ना। उसने कहा ए का 1/3 बी है, तो ए का 1/3 क्या है बी है ना। तो बी क्या है ए 45, तो 45/3 बराबर क्या है बी है ना। तो बी कितना हो जाएगा 15, बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन का सी 75 है, ए से 30 अधिक है, कौन सी। अगर ए से 30 अधिक है तो ए क्या हो जाएगा 45। अब ए का 1/3 बी है, तो 45 का 1/3 करो 15, यानी 15 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 3x - 2y का होल स्क्वायर, इसका सूत्र है नॉर्मल, आपने पढ़ा हुआ है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + b² - 2ab, है ना। a² + b² - 2ab। तो a का मान क्या है यहाँ पे 3x - 2y, 3x - 2y, तो अपन को क्या करना है, इसको केवल ओपन करना है। तो 9x² a² + b² यानी 4y² - 2ab, तो -2 × 3x × 2y, तो कितना हो जाएगा 9x² + 4y² - 2 × 6 × 8, है ना, माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12, सॉरी 12xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा फिर 9x² + 4y माइनस के होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। इसको आप नॉर्मल यहीं से खोल सकते हैं, a² ये मिल गया, b² ये मिल गया, ये भी है, ये भी है। अब ये तो होगा नहीं माइनस वाला, फिर क्या -2ab इसमें है, तो -2ab ये वाला हो जाएगा, है ना। आपको पता है अगर क्लियर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं होती इनकी, सीधा ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन से ही मिला लो ना कौन सा सही आ रहा है ना, लिखने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे समझाने के लिए लिखना होता है ना। ये लिखा हुआ है a × a, भाई क्या है, मैं यूं कहूं कि 4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है 4 × 4, या मैं यूं कहूं कि 4 का स्क्वायर तो इसका मतलब क्या है 4 + 4, एक ही बात। हाँ सॉरी 4 को 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है यानी 4 × 4, या ये मैं यूं कहूं कि 4 को 4 बार जोड़ना, है ना, 4 को 4 बार जोड़ना, है ना, 4 को मैं 4 बार जोड़ दूं +4 + 4 इस तरीके से होता है। तो मैंने देखा कि a × a लिखा है तो a3, फिर क्या होगा b × b लिखा है तो b3, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ab का होल क्यूब, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a3 × b3, एक ही बात है। तो हमने देखा
3ab नहीं, a की घात नहीं, ab का होल क्यूब ये हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ab का घात 3 + 3 का मतलब ये है कि ab की घात पावर है दोनों की 6, 3 3 6, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि a की पावर ये 3 अलग है, b की पावर 3 अलग है, तो इसको ऐसे लिख दिया भाई कि ab की पावर 3 + 3, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि ab की पावर अगर कोष्टक लगाए तो वो दोनों पे ही बराबर हो जाती है ना। इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन मैथ्स पार्ट पूरा हुआ। और जो भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो उसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे उनको भी फ़ायदा होगा और बेसिक चीज़ें मिलेंगी। और भी चीज़ें मैं बताऊंगा, इनका अभी क्वेश्चन बता रहा हूं, इससे थोड़ा रिलेटेड भी चीज़ें बताया करूंगा, है ना। तो ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।